हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने ने जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था वो पढ़ा था फ्रेनल विवर्तन। अभी जो अपने शुरू करेंगे नेक्स्ट, इसका ये कह सकते हैं बी पार्ट है, जो कि फ्रोनहोफर विवर्तन। फ्रोनहोफर विवर्तन, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप किस प्रकार से दोगे। फ्रोनहोफर विवर्तन कहते किसको है? जैसे अपने ने पढ़ा था फ्रेनल विवर्तन के अंदर वे तीन चीजें हुए अपने पास में, यानी एक तो जो विवर्तन उत्पन्न करने वाला कोई अवरोध हो सकता है, द्वारक हो सकता है, या जैसे विवर्तन की बात करें फ्रेनल वाले में अपने ने कोई सीधी कोर द्वारा विवर्तन पढ़ा था, रेखा छिद्र द्वारा पढ़ा था, या कोई द्वारक द्वारा कह सकते हैं, या कोई अवरोध द्वारा कह सकते हैं अपने। तो एक तो ये होगा जिससे विवर्तन उत्पन्न हो रहा है, दूसरा उसमें क्या होगा, प्रकाश स्रोत होगा, तीसरा उसके अंदर जो अपने को विवर्तन प्रतिरूप मिलेगा जिस पर्दे के ऊपर मिलेगा। तो तीन चीजें होगी अपने पास, एक तो हो गया प्रकाश स्रोत, दूसरा हो गया अपने पास में विवर्तन उत्पन्न करने वाला अवरोध कह दो या द्वारक, और तीसरा यानी अवरोध या द्वारक विवर्तन उत्पन्न करने वाला, ठीक है। विवर्तन उत्पन्न करने वाला ऐसे बोल सकते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है। तीसरा पर्दा जिसके ऊपर विवर्तन प्रतिरूप अपने को दिखाई देगा। तो अगर अपने बात करें फ्रेनल विवर्तन की, तो फ्रेनल विवर्तन में अपने ने देखा कि प्रकाश स्रोत और अवरोध या द्वारक और पर्दा तीनों क्या होंगे, सीमित दूरी पर, ठीक है। जबकि बात अगर अपने फ्रोनहोफर की करें, फ्रोनहोफर विवर्तन, तो इसके अंदर तीनों की बात करूं तो ये प्रकाश स्रोत, अवरोधक या द्वारक कह दो, और जो पर्दा, इन तीनों की बात करें, तीनों यानी ऐसे तो नहीं बोलेंगे अपने, ये कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत व पर्दे की विवर्तक से दूरी अनंत होती है। यहां प्रकाश स्रोत, पर्दा और विवर्तक तीनों की दूरियां आपस में क्या होंगी, सीमित होगी। भी या ये कह सकते हैं विवर्तक से जो लाइट सोर्स अपने रखेंगे और जो आगे पर्दा जिसके ऊपर विवर्तन प्रतिरूप अपने को दिखाई देगा, यानी उनके बीच की जो दूरी है वो सीमित होगी। लेकिन जो फ्रोनहोफर विवर्तन है उसके अंदर प्रकाश स्रोत की और पर्दे की विवर्तक से दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो अपने परिभाषा के अंदर अगर लिखना चाहे तो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि विवर्तन उत्पन्न करने वाला कोई अवरोध या द्वारक से यदि प्रकाश स्रोत और पर्दा अनंत दूरी पर स्थित है तो इस प्रकार का जो विवर्तन प्रतिरूप है वो फ्रोनहोफर विवर्तन कहलाता है, ठीक है। परिभाषा आपने ऐसे दे देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे अपने ने डिफरेंस उसके अंदर भी अगर एक दो बताया होगा, लेकिन नेक्स्ट अपने बात करते हैं फ्रोनहोफर विवर्तन की परिभाषा के बाद, यानी फ्रेनल और फ्रोनहोफर विवर्तन के अंदर अंतर क्या है। यानी अंतर के अंदर अपने दो पार्ट बना लेते हैं, जैसे एक तरफ लिख लेते हैं फ्रेनल और एक तरफ लिख लेते हैं अपने फ्रोनहोफर। एक बात तो आपको पता चल ही रही है कि विवर्तक से
फ्रेनेल विवर्तन के अंदर क्या होगा, दूरी है वो क्या होगी, फ्रेनेल विवर्तन। और इधर मैंने लिखा है फ्रोनहोफर विवर्तन। ठीक है, बात अपने किसकी कर रहे हैं, प्रकाश स्रोत और पर्दे की विवर्तक से दूरी क्या होती है, सीमित होती है। तो इसके अंदर या तो अपने ये बोल सकते हैं सीमित दूरी पर होंगे, सीमित दूरी कैसे लिखोगे कि विवर्तक से पर्दे तथा प्रकाश स्रोत की दूरी सीमित होती है। ठीक है, तो ये सीमित दूरी का मतलब ये है किसकी बात हो रही है, यहाँ फ्रोनहोफर विवर्तन के अंदर ये कहेंगे कि प्रकाश स्रोत और पर्दे की विवर्तक से दूरी अनंत होती है, यानी यहाँ दूरी क्या होगी, अनंत दूरी होगी। नेक्स्ट अपने बात करें 2 नंबर, यहाँ पे अपने लिख सकते हैं तरंगागर की बात करें, जैसे तरंगागर अगर याद हो तुम्हें तो अपने ने पढ़ा था फ्रेनेल विवर्तन, और फ्रेनेल विवर्तन के अंदर जो अपने ने तरंगागर लिए थे, तो तरंगागर मैंने डब्ल्यू डैश जो भी बनाए थे वो इस प्रकार से बनाए थे, मतलब गोलीय कह सकते हो, यानी गोलीय। तो अपने 2 नंबर पॉइंट फ्रेनेल विवर्तन में कह सकते हैं तरंगागर कैसा होगा, या तो गोलीय होगा या कह सकते हैं बेलनाकार। लेकिन फ्रोनहोफर विवर्तन के अंदर क्या होगा, समतल, समतल तरंगागर, इसके अंदर गोलीय या बेलनाकार। तीसरा, इसके अंदर देखो फ्रेनेल विवर्तन में आपने जैसे जितने भी डेरिवेशन अपने ने पढ़े थे, चाहे द्वारक द्वारा उत्पन्न पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप देखा हो या अवरोधक के द्वारा या फिर सीधी कोर के द्वारा, तो उसमें कहीं पे भी अपने ने कोई लेंस काम में नहीं लिया। भाई जैसे उत्तल लेंस की बात करें, पर्दा आगे लगा दिया था, पर्दे के ऊपर फोकसित करने के लिए कोई लेंस काम में नहीं लिया, तो अपने ये कह सकते हैं कि इस फ्रेनेल विवर्तन के अंदर लेंस का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन फ्रोनहोफर विवर्तन के अंदर पर्दे पर यानी विवर्तन प्रतिरूप जब बनेगा तो उसके लिए अपने को उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। तो अपने लिख सकते हैं कि इसके अंदर लेंस या दर्पण की सहायता के बिना प्रेक्षण लिए जाते हैं, यानी प्रेक्षण लेंस या दर्पण की सहायता के बिना, प्रेक्षण लेंस या दर्पण की सहायता के बिना लिए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का, यानी इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें कि जो पर्दे के ऊपर विवर्तन प्रतिरूप बनेगा वो विवर्तक दर्पण, सॉरी दर्पण नहीं, विवर्तक, पर्दा और प्रकाश स्रोत, इनके बीच की जो दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि विवर्तन प्रतिरूप विवर्तक, स्रोत और पर्दे की दूरियों पर निर्भर करता है। विवर्तन प्रतिरूप, विवर्तक, पर्दे व प्रकाश स्रोत की दूरी पर निर्भर करता है, और इसमें ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। भी आप ऐसे सीधा सीधा 1 2 3 4 नंबर, 4 नंबर इसका, यानी ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता। बल्कि किसके ऊपर करता है, ये विवर्तित होने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी, और एक जो या कह दो कि भी आपतित तरंगागर हो गया और एक विवर्तित तरंगागर जो हो गया, उनके बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। तो अपने ये कह सकते हैं ये झुकाव पर निर्भर करता है, बल्कि यह अपवर्तित
किरणों के झुकाव पर निर्भर करती है, यानी ये झुकाव पर डिपेंड करेगा और ये दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा, 3 4 लिखवा दिए। पांचवा अगर अपने बात करें तो पांचवा इधर लिख देती हूँ। 5 नंबर के अंदर फ्रेनेल विवर्तन के अंदर जो विवर्तन प्रतिरूप बनेगा उसका जो केंद्र होगा वो कैसा होगा, या तो वहां तीव्रता मैक्सिमम होगी या फिर क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये कह सकते हैं विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र कैसा, अधिकतम या कैसे लिखे, या कह सकते हैं निम्नलिखित तीव्रता का बिंदु होगा। यानी ये आप समझ रहे हो कि जैसे यहां अपने ने प्रकाश स्रोत लिया, ये आगे कोई अवरोध या द्वारक अपने ने ले लिया, मान लो ये अपने ने पर्दा लिया है, तो जैसे इसका जो सेंटर होगा विवर्तन प्रतिरूप बनेगा पर्दे के ऊपर, और इस विवर्तन प्रतिरूप का जैसे ये केंद्र हो गया, इस केंद्र की बात कर रहा है यहाँ, यानी ये जो P बिंदु है वो कैसा होगा, या तो दीप्त होगा या फिर अदीप्त होगा। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, फ्रेनेल विवर्तन में अपने ने पढ़ा था कि इस द्वारक से कितने अर्धावर्ती कटिबंध उद्भासित होते हैं या इसमें से गुजर सकते हैं या दिखाई देते हैं, उनकी संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे सम संख्या में अपने ने देखा था, सम संख्या में होगा तो जैसे पहले और दूसरे के कारण यहाँ आयाम होगा, उनके कारण तीव्रता, तो एक में प्लस लिखेंगे एक में माइनस लिखेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कहने का मतलब आयाम या तीव्रता वहां क्या होगी, कम होगी, मतलब अदीप्त होगा वो बिंदु P उस टाइम। अगर यहाँ फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों में विषम संख्या की बात करें, अपने विषम संख्या में अगर अर्धावर्ती कटिबंध उद्भासित होते हैं जैसे 1 3 5, तो यानी एक अगर उद्भासित होगा तो एक के कारण तीव्रता होगी, तो P बिंदु कैसा होगा, प्रदीप्त होगा। अगर 3 होंगे तो जैसे 3 के कारण कुछ तो आयाम वहां बचेगा, लेकिन एक की तुलना में आयाम कम होगा, लेकिन वहां होगा कैसा, बिंदु कैसा होगा, P दीप्त होगा। तो ये कह सकते हैं अपने कि जो फ्रेनेल विवर्तन है उसके अंदर जो विवर्तन प्रतिरूप बनेगा, उस विवर्तन प्रतिरूप का जो केंद्र होता है वो कैसा होता है, या तो दीप्त होता है या फिर अदीप्त होता है। लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है फ्रेनेल अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या के ऊपर। संख्या ऐसे बोल सकते हो कि सम संख्या में अगर अर्धावर्ती कटिबंध उद्भासित होते हैं तो P बिंदु कैसा होगा, अदीप्त होगा। अगर विषम संख्या में अर्धावर्ती कटिबंध उद्भासित होते हैं तो P बिंदु कैसा होगा, प्रदीप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करें फ्रोनहोफर विवर्तन की, तो फ्रोनहोफर विवर्तन के अंदर जो P बिंदु है वो हमेशा कैसा होगा, या ये कह दें कि इसका जो विवर्तन प्रतिरूप का जो केंद्र है वो हमेशा प्रदीप्त होगा, बीच में दीप्त अदीप्त नहीं होकर के हमेशा कैसा होगा, प्रदीप्त होगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि इसमें भिन्न भिन्न विवर्तकों का प्रभाव नहीं जुड़ता है, किसमें, फ्रेनेल के अंदर नहीं जुड़ता, लेकिन इस फ्रोनहोफर विवर्तन के अंदर अलग अलग विवर्तक अगर है तो उनका सम्मिलित प्रभाव होता है। जैसे विवर्तन प्रतिरूप जहां बनेगा तो उसका सम्मिलित रूप से प्रभाव होगा, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट अपने ये कह सकते हैं विवर्तन प्रतिरूप विवर्तक का प्रक्षेप होता है, किसके अंदर, फ्रेनेल के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, संशोधित प्रतिबिंब होगा। भाई ये कह सकते हो फ्रोनहोफर विवर्तन के अंदर जो विवर्तन प्रतिरूप बनेगा उस विवर्तन प्रतिरूप के अंदर जो प्रकाश स्रोत का संशोधित प्रतिबिंब बनेगा, और ये इसका क्या होगा, प्रक्षेप जो होगा, यानी फ्रेनेल विवर्तन के अंदर। तो ये मैंने जो 5 है आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि फ्रेनेल विवर्तन और फ्रोनहोफर विवर्तन में क्या डिफरेंस है। अभी पूछ ले, क्या पता छोटे वाले ए सेक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर आ जाए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यानी रेखा, एकल रेखा छिद्र पर फ्रोनहोफर विवर्तन। नेक्स्ट अपना टॉपिक, आज अपना ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा लेकिन इसमें थोड़ा इस शुरुआत करवा देते हैं
क्योंकि आगे बढ़ा है, कुछ इसका आज पढ़ लेंगे, कुछ अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ लें। टॉपिक है अपना एकल रेखा छिद्र पर एकल रेखा छिद्र पर फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, इसके लिए ये कोई अपने ने मान लिया रेखा छिद्र है जिसकी चौड़ाई ए बी रेखा छिद्र, इसकी जो चौड़ाई है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। कोई प्रकाश स्रोत अपने ने कहाँ रखा है, क्योंकि फ्राउनहोफर विवर्तन में अभी अपने ने पढ़ा है कि पर्दे से और प्रकाश स्रोत से विवर्तक की जो दूरी होती है वो अनंत होती है, और अगर प्रकाश स्रोत अपने ने अनंत दूरी पर रखा है तो जो तरंगागर होगा वो कैसा होगा, समतल होगा। जैसे समतल तरंगागर है से प्रकाश किरणें जैसे आ रही है, ये मान लिया अपने, समतल तरंगागर को अपने दिखा देते हैं किस प्रकार से, ये कोई समतल तरंगागर है, WF, जो भी नाम आप देना चाहो इसको रख सकते हो। ये कोई समतल तरंगागर WF है। ये क्या करेगा, कोई रेखा छिद्र है, रेखा छिद्र यानी कि AB है, AB की जो चौड़ाई है वो क्या है, E है। यानी ये जो समतल तरंगागर है वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत कोई जो कि कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर स्थित है, उससे यानी समतल तरंगागर आ रहा है और इस AB रेखा छिद्र के ऊपर आकर के आपतित हो रहा है। यहां से अपवर्तित होकर के या ये कहो कि इसका क्या होगा, विवर्तन होगा। और विवर्तन जब होगा तो जैसे पहले वाली जो डायरेक्शन है, पहले वाले डायरेक्शन के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाते हुए, जैसे ये इस प्रकार से नहीं जाएगा, यानी किस प्रकार से भी पहले वाली डायरेक्शन तो दो डॉट वाली लाइन है, अब ये इससे थीटा कोण बनाते हुए जैसे इस प्रकार विवर्तित हो गया इस दिशा के अंदर, थीटा कोण बनाते हुए। ये एंगल कितना है, थीटा। आपतित तरंगागर WF था, विवर्तित तरंगागर जो है W डैश और F डैश। इसको अपने क्या करेंगे कि इससे आगे क्या लगा दिया, कोई भाई इसका विवर्तन प्रतिरूप अपने को बनाना है पर्दे के ऊपर, तो एक जगह पर क्या करना पड़ेगा, इनको फोकसित करना पड़ेगा। और फोकसित करने के लिए अपने क्या लेंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। अभी इसमें भी पढ़ा था अपने कि फ्रेनेल विवर्तन के अंदर किसी भी प्रकार का लेंस या दर्पण अपने काम में नहीं लेते, लेकिन फ्राउनहोफर विवर्तन के अंदर अपने विवर्तन प्रतिरूप बनाने के लिए अपने उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो जैसे ये अपने ने क्या लिया है, आगे कोई पर्दा ले रखा है, इसे आगे अपने क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। इस उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के बाद ये जो प्रकाश किरणें या ये कह दो कि इसका विवर्तन प्रतिरूप अपने को इस पर्दे के ऊपर इस P बिंदु पर यानी बनता हुआ दिखाई देगा। ये उत्तल लेंस है, L यानी लेंस है, ये क्या है, पर्दा है। ठीक है, ये WF डैश यानी समतल विवर्तित समतल तरंगागर। क्योंकि अगर वो बंदा ने ब्लैक में लिया वो सिलेंडर तो 200 दे मुझे फिर जाते थे वो और तेज पहुंचाता है। ठीक है, और ये आपतित आज मैं एजेंसी करवाऊं नहीं तो 960 में भर गया तरंगागर, मैं परसों करवाया हूं, इतने कोई भर 960 कोई एजेंसी उतना भरा लेकिन वापस एक वर्णी कोई प्रकाश स्रोत अपने ने अनंत पर लिया, ये कोई विवर्तन उत्पन्न करने वाला कोई क्या ले लिया, रेखा छिद्र ले लिया। AB की चौड़ाई कितनी ली अपने ने, ई ली है। इसके ऊपर प्रकाश स्रोत S से यानी कोई समतल तरंगागर आता है जैसे WF, और इसके ऊपर आपतित होने के बाद इसका जो विवर्तन होगा वो पहले वाली डायरेक्शन के साथ ये कह दो कि थीटा कोण बनाते हुए ये W डैश F डैश क्या हो गया, विवर्तित हो गया। इसका विवर्तन प्रतिरूप अपने को पर्दे पर बनाना है, तो इसलिए W डैश F डैश समतल तरंगागर है
इसके आगे अपने को क्या लगाना पड़ेगा, एक फोकल लेंस लगाना पड़ेगा जो इन प्रकाश किरणों को फोकसित करके इनका विवर्तन प्रतिरूप है जो P बिंदु पर अपने को बना हुआ दिखाई देगा। अपने को क्या निकालना है, अपने को ये निकालना है कि P बिंदु पर आयाम और तीव्रता का मान कितना होगा। लेकिन आयाम और तीव्रता निकालने से पहले अपने निकालते हैं पथांतर का मान कितना होगा। पथांतर के लिए देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ भाई, ये अपने ने पढ़ा था हाइजेन का जो सिद्धांत है उसके अंदर भी तरंगागर जो है उस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु क्या करता है, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। तो जैसे इस तरंगागर WF का प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करेगा, या ये कह दो कि वो प्रत्येक बिंदु उसका एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जो कि सारे समान कला के अंदर होंगे और समान उनका क्या होगा, आयाम होगा। जैसे अपने ये मान ले कि भी एक पर कोई एक प्रकाश स्रोत है द्वितीयक तरंगागर और से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हो रही है, भी एक A पर है एक B पर कोई प्रकाश स्रोत ही है, ऐसा मान के चले प्रकाश किरण A से निकलेगी B से निकलेगी। अपने अगर B से A की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, इन द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच में पथांतर का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे पथांतर निकालोगे तो कैसे, पथांतर का मान निकालने के लिए अपने ने यहाँ से इसके ऊपर ये कह दो परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो जैसे B से निर्गत होने वाली प्रकाश किरण और A से निर्गत होने वाली प्रकाश किरणों की बात करें तो इनके पथ में जो अंतर है वो पथ में अंतर कितना है, ये वाला है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, के, यानी A के आपको दिखाई दे रहा होगा A के, ये क्या है, एक तरीके से पथांतर, यानी इनमें क्या है, पथांतर। तो देखो अपने पथांतर निकालेंगे, इसके लिए ये एंगल थीटा है तो यहाँ अपने पास ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा के बराबर होगा। ये अपने को AB की चौड़ाई अपने को पता ही है, इसमें दी हुई है, लिख लेते हैं AB बराबर किसके है, E के। और अपने निकालते हैं जैसे पथांतर का मान, ये निकालते हैं पथांतर। तो पथांतर कैसे निकालोगे, इसके लिए अपने जैसे त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे देखना भाई, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल कितना लेंगे अपने, 90 डिग्री लेंगे। तो एक त्रिभुज बन गया AKB, यानी त्रिभुज AKB से समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि K पर बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इस त्रिभुज के अंदर आधार कौन सा हो जाएगा, आधार वो होगा जिसके लाइन के ऊपर दो कोण बन रहे हैं, एक तो K पर 90 डिग्री बन रहा है और एक B पर थीटा बन रहा है। तो आधार तो हो गया इसमें क्या, BK, यानी इस त्रिभुज का आधार है। इसमें लंब क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा AK। और कर्ण की बात करें तो कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AB, ठीक है। अब अपने निकाल लेते हैं यहाँ से साइन थीटा का मान। आपको पता है फॉर्मूला, आप ये काम में लेते हो साइन कोस और टेन निकालना हो तो अपने को निकालना क्या है, साइन थीटा लंब बटे क्या, कर्ण, यानी इसके अनुसार देखो AK अपॉन क्या जाएगा AB, जिसकी अपने पास वैल्यू है वो वैल्यू अपने रख देते हैं, जिसका मान अपने को निकालना है वो निकाल लें, यानी वज्र गुणा करवा दो इसको, AK इक्वल टू आएगा AB साइन थीटा, ठीक है। किसका मान है अपने पास है AB का, ये रहा AB बराबर E, तो ये आ गया AK इक्वल टू E साइन थीटा। किसका मान आ गया, AK है वो पथांतर है, यानी अतः पथांतर AK इक्वल टू E साइन थीटा। नेक्स्ट अपने निकालते हैं कलांतर, कलांतर, और कलांतर और पथांतर में रिलेशन अगर अपने बात करें तो ये होता है कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। ये फॉर्मूला या रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कई बार पूछ लेता है कलांतर और पथांतर में क्या रिलेशन है। तो कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। अपने पथांतर की क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2।
यानी समीकरण नंबर किससे, समीकरण नंबर 1 से इसके अंदर 2 में मान रखने पर रखो कलांतर कितना बनवा दें 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, पथांतर है ई साइन थीटा, यानी ई साइन, कैनी बोल रहा है जाकर कैनी न्यू बोली दो यानी बनाती ये है अपने पास कलांतर आ गया। यदि कलांतर को अपने कहे, सबने करवाओ यदि कलांतर किसके बराबर है, डेल है तो, यानी डेल अगर मान के चले तो डेल बराबर क्या आ गया 2 पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा के इक्वल है। नेक्स्ट अगर अपने को निकालना हो, जैसे इसी के अंदर यदि रेखा छिद्र की चौड़ाई के अंदर, रेखा छिद्र यानी कि ए बी, उस चौड़ाई के अंदर ये कह रहा है कि द्वितीय स्रोतों की संख्या अगर अपने मान के चले भी, ऐसे भी ये कहा कि भी इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न करेगा। तो ए और बी के बीच में यदि द्वितीय तरंगिकाओं की संख्या मान ले, अपने कितनी मान ले, पी मान ले, पी मान ले, तो क्रमागत जो विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करने वाली तरंगिकाओं के बीच में कलांतर का मान है वो कितना होगा। क्रमागत विवर्तित तरंगिकाओं के मध्य कलांतर, अलग अलग मतलब क्रमागत काटा बनेगा कि आते दिक्कत है मानने चल तेरे पेट, जैसे कि पेट में दर्द है, मैंने खाकी नहीं, ठीक है पेट दर्द है तो एक खाकी भी काम करेगी, एक मसाज के मध्य, ठीक है वो तो तेल बना वो कलांतर एक चीज मिला होगा तो वो तेल बना वो किए बना वो कितना हो जाएगा, डेल बटे पी के बराबर। ठीक है तरंगिकाओं की संख्या पी है, कलांतर का मान डेल है, तो डेल बाई पी जो क्रमागत विवर्तित तरंगिकाओं के बीच में यानी कलांतर का मान है वो अपने पास आ जाएगा डेल अपॉन पी के बराबर। तो अपने आज की जो क्लास है उस आज की क्लास के अंदर यहीं तक पढ़ेंगे। 3 पेयर है ना वो तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, जैसे आप लोगों को पढ़ लेना है फ्रोनहोफर विवर्तन डिफाइन करना, उसके बाद फ्रोनहोफर विवर्तन और फ्रेनेल विवर्तन के अंदर दोनों में अंतर वो भी याद रखने हैं। उसके बाद अपने ने जैसे आज का टॉपिक शुरू किया था फ्रोनहोफर विवर्तन का, यानी एकल रेखा छिद्र पर फ्रोनहोफर विवर्तन, जो आज अपने ने सिर्फ कहाँ तक कर लिया, इसका पथांतर निकाल लिया और कलांतर निकाल लिया। नेक्स्ट अपने को निकालना क्या है, इसमें आयाम और तीव्रता निकालनी है, जो अपने बहुभुज विधि इसकी जो दी हुई है वो अपने कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू भाई क्लास देखने के लिए। फॉर्म खुलो ना, फॉर्म भरती है मेरिट निकलेगी, परसेंटेज ज्यादा है मतलब कि फार्म खुले, फार्म लगाए।